दोस्तों, भारतीय हवामान विभाग ने एक चेतावनी दी है। हमें एक चेतावनी दी है कि ये साल 2024 ये साल गर्मी के बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम करने वाला है। हमारे देश में जो गर्मी होती है, गर्मी का सीजन फरवरी से लेके जून तक ऑलमोस्ट ऐसा होता है। लेकिन इस सभी महीने में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा गर्मी वाला महीना जो होता है वो होता है मई। जस्ट अभी मई की शुरुआत हो चुकी है और इन हवामान विभाग ने यह कहा है कि अभी आने वाले दिनों में गर्मी के सभी रिकॉर्ड, नए रिकॉर्ड कायम हो गए। इतनी ज्यादा गर्मी इस साल होने वाली है और यह गर्मी सिर्फ जमीन पे नहीं, पानी पे भी होगी। तो जमीन और पानी दोनों जगह पे अलग अलग रिकॉर्ड कायम होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि ये जो साल है, जो पहले सभी रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं, ये सभी गर्मी के रिकॉर्ड कब हुए? तो ये सभी गर्मी के रिकॉर्ड हुए हैं पिछले साल 2023। 2023 अभी तक का सबसे ज्यादा गर्म साल था, रिकॉर्डेड। और ये आने वाला ये जो 2024 है, ये उससे भी सबसे ज्यादा गर्म होने वाला है और नए रिकॉर्ड कायम करने वाला है। और सोचिए, ऐसी ही चीज यानी 2023 के पहले था 22, 21 और वैसे ही अगर आगे चल रहा तो आगे के 2, 3, 4, 5 सालों में हम कहां जा रहे हैं यह आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। दोस्तों, पिछले साल के जून से जून 2023 के बाद हर महीने एक रिकॉर्ड बना है। यानी जून 2023 अभी तक का सबसे ज्यादा गर्म जून था। उसके बाद आज जुलाई, तो जुलाई 2023 अब तक का सबसे ज्यादा गर्म जुलाई था। वैसे ही अगस्त, सितंबर, तो ये जो गर्मी है, ये जो रिकॉर्ड है, ये स्पोरेडिक नहीं है। यानी किसी दिन के लिए, किसी एक छोटे से समय के लिए टेम्परेचर बहुत बड़ा ऐसे नहीं है। ये लगातार बढ़ रहा है, लगातार इसके नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं और लगातार हम इसको बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र, कोई भी जगह, कोई भी गांव शहर गर्म है और बहुत ज्यादा गर्म है, ये कैसे समझते हैं? दुनिया में वो क्या क्राइटेरिया है कि जिससे ये समझा जाता है कि ये बहुत गर्मी का इलाका है? अगर हम गर्मी की बात करें तो हम सोचते हैं कि कौन से ज्यादा गर्म इलाके हैं। तो दुबई, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, ये सभी आखाती देश जो ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, क्रूड ऑयल का, उन्हें हम गर्म समझते हैं। और ऐसे सभी इलाके जो दुनिया में हैं और जहां जिन्हें गर्म कहा जाता है, इन सभी इलाकों में जो पूरी दुनिया के लिए जो एक क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आपका टेम्परेचर है आपकी जगह का, तो वो गर्म गर्म गर्मीला इलाका है, हॉट रीजन है। लेकिन अगर 38 के ऊपर, 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आपका तापमान है, तो वो बहुत ज्यादा गर्म ऐसा है। और ये सभी इलाके जिन्हें हम ज्यादा गर्म समझते हैं, दुबई से लेकर ईरान, इराक तक, ये सभी इलाकों में जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो 30, 32 से लेके वो 42, 44 तक इतना होता है। तो ये सब रेंज होती है कि जब हम कहते हैं कि कोई इलाका ज्यादा गर्म और उससे भी ज्यादा गर्म है। लेकिन दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि इसी साल मार्च में मैं अप्रैल की भी बात नहीं कर रहा हूं, अप्रैल उससे ज्यादा गर्म है। लेकिन मार्च में ही कई सारी जगह पे भारत में 40 से भी ज्यादा टेम्परेचर को दर्ज किया गया। इसका मतलब मार्च में ही कई सारे ऐसे इलाके थे जो वहां के दुबई, सऊदी अरेबिया, वह जो गर्म हम समझते हैं, ऐसे इलाकों से भी ज्यादा गर्म हमारे देश के रीजन मार्च में थे। और इन्होंने एक नए रिकॉर्ड कायम किए हैं इस मार्च में। यानी 40 डिग्री के ऊपर जहां जहां बस्ती है, जहां जहां शहर है, जिन गर्मी की जगह पर हम समझते हैं, वो सभी 40, 42 ये उनका महत्तम, मैक्सिमम ऐसे टेम्परेचर है जो टेम्परेचर हमने कायम किया कई सारे इलाकों में इस मार्च में। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म ऐसे 10 या सबसे ज्यादा गर्म 20 ऐसी जगह अगर आप लिस्ट लोगे और देखोगे, पढ़ाई करोगे, तो समझ में आएगा कि ये सभी जो इलाके हैं, ये सभी जो क्षेत्र है, वो ऑलमोस्ट सभी रेगिस्तान। दुनिया के सबसे 10 ज्यादा गर्म ऐसे इलाके, तो वो सब रेगिस्तान। ना वहां बारिश होती है, ना वहां पेड़ आपको दिखाई देंगे, और लोग तो बिल्कुल बहुत कम रहते हैं। बहुत सारी जगह पे लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां कुछ इंडस्ट्रियल या कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नहीं तो लोग रहते ही नहीं। इतनी स्पार्स, इतनी बहुत कम ऐसे पॉपुलेशन की ऐसी जगह होती है। लेकिन इनके और इनमें जो टेम्परेचर है, जहां लोग रहते हैं वहां टेम्परेचर
42 44 इतना हो सकता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में जहां इतना पानी बरसता है, जहां इतनी इतने पेड़ है, इतनी झाड़ियां है, इतना सुंदर ये सब प्रकृति की रचना है, वहां अभी टेम्परेचर 40 के ऊपर जा रहा है। 3 दिन पहले पुणे में जो रिकॉर्ड कायम किया गया, पुणे शहर जो बहुत सालों से एक इकोनॉमिक से लेके सांस्कृतिक एक कल्चरल सेंटर है, इतने सारे लोग वहां रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रो सिटी है। वहां शहर के बीचों बीच टेम्परेचर 43.8 44 इतने डिग्री सेल्सियस तक गया। और कई सारे इलाके में जो कोस्टल एरियाज है भारत के, वहां टेम्परेचर 38 39 यहां तक गया। और ये बहुत ही ज्यादा है। वहां की प्रॉपर जो रचना है, जो क्लाइमेटिक जो नॉर्मल है रेंज होती है, उससे कहीं ज्यादा ये चीज है। दोस्तों यही नहीं तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ दिनों से अभी वहां बार बार वहां जंगल को आग लग रही है। वहां उत्तराखंड की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो उत्तराखंड में सितंबर से वहां बहुत ज्यादा शुष्क या बहुत ज्यादा ड्राइनेस फैली हुई है। वहां के पेड़, वहां की जमीन, वहां इतना ड्राई हो चुका है कि सितंबर के बाद, ड्राई होने के बाद अभी अप्रैल से वहां वहां आग की शुरुआत हुई है। और ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, तो कई सारे इलाके में जहां जंगल है वहां ऐसी आग लग रही है, इतनी गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। और दोस्तों इतना ही नहीं, गर्मी इतनी ज्यादा हमारे देश में हो रही है कि अभी एक हफ्ते पहले ही, यानी 26 तारीख को, 26 अप्रैल को हमारे भारतीय हवामान विभाग ने एक चेतावनी जारी की, एक अलर्ट जारी किया है। और वो अलर्ट है हीट वेव का, वो अलर्ट है गर्मी की लहर का। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी की लहर होने वाली है। और वो ऐसे क्षेत्र में होने वाली है जो क्षेत्र अदरवाइज हम गर्मी के लिए नहीं जाने जाते। यानी हिमालय का जो बेस है, वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, साउथ के इलाके, कोस्टल एरिया, ये सभी ऐसे प्रदेश है कि जहां गर्मी की लहर आने वाली है, ऐसे भारतीय हवामान विभाग ने कहा है। और उसके लिए अपने हमें उपाय योजना करनी है, सावधानी बरतनी है, ऐसा उन्होंने कहा है, ऐसी चेतावनी उन्होंने दी है। दोस्तों क्या होता है ये हीट वेव, क्या होता है ये गर्मी की लहर, क्या होती है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो गर्मी की लहर का क्राइटेरिया अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। हमारे देश में क्या क्राइटेरिया है? तो हमारे देश में तब कहते हैं हम कि गर्मी की लहर आ चुकी है जब वहां का टेम्परेचर, वहां का तापमान, जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, जो नॉर्मल तापमान होना चाहिए, उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस इतना ज्यादा बढ़ता है। 4.5 डिग्री सेल्सियस। अभी ये तापमान यानी प्लेन जो है, मैदानी प्रदेश जो है, वहां ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस। और जहां ऊंचाई है, जहां पहाड़ है, ऐसे पहाड़ी इलाकों में ऑलमोस्ट 30 से भी ज्यादा ऐसे ऐसे तापमान वो रेज होते हैं। और तब हम कहते हैं कि यहाँ गर्मी की लहर है। आज ऐसी परिस्थिति है कि कई सारी जगह में मार्च अप्रैल में जब टूरिस्ट गए भारत में, कई सारे पहाड़ी इलाकों में जो पर्यटन के लिए मशहूर है, जो ठंडाई के लिए मशहूर है, वहां जब इस साल लोग गए तो वहां भी उनको गर्मी ही का अनुभव करना पड़ा और उनकी निराशा हुई। तो इस तरह ये हीट वेव, ये गर्मी की लहर आज पूरे भारत में फैल रही है। दोस्तों और इस गर्मी की लहर का असर क्या होता है? अगर आपको लगता है कि गर्मी की लहर का असर सिर्फ शरीर पे होता है, तो नहीं। हमारे समाज के ऑलमोस्ट हर हर अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग विषयों पे इस गर्मी का असर हो रहा है, इस गर्मी की लहर या हीट वेव्स का असर होता है। और स्पेशली भारत में यह असर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये गर्मी की जो लहर है, ये ये कितना ज्यादा असर करेगी, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो गर्मी की लहर कितना ज्यादा असर करेगी, ये ऑफकोर्स डिपेंड करता है नंबर वन इंटेंसिटी के ऊपर। वो गर्मी की लहर है जो हमने देखा कि 5.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वो टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन वो कितना ज्यादा गया है ऊपर, उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि वो गर्मी की लहर कितनी देर तक उस क्षेत्र में है, कुछ घंटे के लिए है, कुछ दिन के लिए है, वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि वो गर्मी की लहर कितने सारे क्षेत्र में फैली हुई है, तो एरिया भी इंपॉर्टेंट है। चौथा इंपॉर्टेंट है कि वो गर्मी की लहर आने के बाद वहां के प्रकृति, वहां के जीव जंतु, वहां के मनुष्य लोग किस तरह से खुद को एडजस्ट करते हैं। तो उनका जो एडजस्ट करने का जो पावर है या कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है।
यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो गर्मी की लेकर लहर किस तरह से बढ़ी, अचानक आई, रैपिड, या धीरे धीरे करके बढ़ी। अगर रैपिड आई तो बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना, लेकिन अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो प्रकृति, जीव जंतु या हम मनुष्य भी उसको धीरे धीरे एक्लिटमाइज कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे गर्मी की लहर के टाइम आपके पास क्या व्यवस्था है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे गर्मी की से लहर से जुटने के लिए क्या क्या अलग अलग चीजें, क्या उपाय योजना, कितनी तैयारी आपने इसकी की, इन सभी चीजें असर करती है कि उस गर्मी की लहर का, उस हीट वेव का आपके प्रदेश के ऊपर कितना असर होगा। दोस्तों सबसे पहले तो हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के विषय में फरवरी में 2 महीने पहले ही एक रिपोर्ट कुछ साइंटिस्ट लोगों ने सामने ली है। उन्होंने पिछले 5-8 साल से गर्मी की लहर जहां जहां आई, वहां वहां वो उसकी हेल्थ के ऊपर, वहां के लोगों की हेल्थ के ऊपर क्या असर हुआ, उसकी पढ़ाई की। और उन्होंने ये देखा कि ये इस पढ़ाई में जहां जहां गर्मी की लहर आती है, वहां का मृत्यु दर, मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर ऑलमोस्ट 14.7 यानी 15% बढ़ता है। यानी किसी भी क्षेत्र में हर दिन का एक डेली का मृत्यु दर होता है। वो मृत्यु दर अलग अलग कारणों से हो सकता है, कोई अलग अलग बीमारी से हो सकता है, एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब जब ये हीट वेव आती है, जब जब ये गर्मी की लहर आती है, तब ये मृत्यु दर दिन का 15% तक बढ़ता है। लेकिन ये तो बात रही मृत्यु दर की। तबीयत पे, बीमारी के ऊपर क्या असर होता है तो समझते हैं। सबसे पहले जब भी ये गर्मी बढ़ती है अचानक से हमारे पर्यावरण में या हमारे आजू बाजू, तो ये गर्मी हमारे बदन में प्रवेश करती है। अचानक से हमारे बदन में ये बहुत ज्यादा गर्मी जब आती है, तब इस गर्मी की वजह से कई सारे जो ऑर्गन्स है वो हमारे अफेक्ट होते हैं। सबसे पहले अफेक्ट होते हैं मसल्स, मसल क्रैम्प आते हैं इसकी वजह से। दूसरा, इस गर्मी की वजह से हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, एग्जॉशन जिसे कहते हैं वो होता है। तीसरे, जैसे अटैक आता है, हार्ट का अटैक आता है, कुछ ब्रेन का अटैक आता है, वैसे हीट का अटैक भी आता है, हीट स्ट्रोक आता है जिसे कहते हैं। तो इसमें उल्टियां होती है, सर दर्द करता है, ऐसे एक्चुअली एक्यूट अटैक है, एक्यूट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक हमें आता है। इतना ही नहीं, जैसे गर्मी, जैसे ताप बुखार में जो टेम्परेचर हमारे शरीर का बढ़ता है, वैसे सेम इस गर्मी की लहर में भी हमारे बदन का ये बुखार जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जिसे हाइपरथर्मिया कहते हैं। और उसका इम्पैक्ट कई सारे अंदर के ऑर्गन के ऊपर होता है। तो ये तो हुआ इमीडिएट उसके रिएक्शन। लेकिन कई सारे ऐसे लोग कि जो ऑलरेडी किसी ना किसी बीमारी से बीमारी के ऊपर उपचार ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं। किसको ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, किडनी हो सकती है, जिसके लिए वो दवाई ले रहे हैं। और इन सभी को क्रोनिक कंडीशन या क्रोनिक डिसीज ऐसे कहते हैं। तो ऐसे सभी जो डिसीज है, जो कई सारे दिनों से जिसके ऊपर उपचार चल रहे हैं, ऐसी बीमारियां भी इस गर्मी की लहर की वजह से इंटेंस हो जाती है। और बहुत बुरा असर इस बीमारी के ऊपर या उस पेशेंट के ऊपर होता है। दोस्तों, अभी ये जो असर है, यानी इमीडिएट जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो बीमारियां होती है, या हमारे अगर अंदर ऑलरेडी कोई बीमारी हो वो बढ़ जाती है, ये इफेक्ट कैसे होगा ये तय करता है कि ये जो टेम्परेचर है, ये गर्मी की लहर जो बढ़ी है, वो किस तरह बढ़ी है। वो अचानक से बढ़ी है या धीरे 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 करके बढ़ी है। जब ये अचानक से बढ़ती है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट, बहुत ज्यादा परिणाम हेल्थ के ऊपर हमारे होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो डायरेक्ट इफेक्ट। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम उस क्षेत्र में रहते हैं, हम पूरा ख्याल रखेंगे, हम ख्याल रखेंगे कि हम धूप में जाएंगे नहीं, हम अपने पानी पिएंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ख्याल रखेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से हम इस धूप से बचाए, गर्मी से बचे। लेकिन फिर भी अगर आप उस कम्युनिटी में रहते हो, उस क्षेत्र में रहते हो, तो कई सारे इनडायरेक्ट हेल्थ इफेक्ट होते हैं। यानी डायरेक्ट गर्मी की लहर की वजह से होने वाली इफेक्ट तो है ही, लेकिन उसके अलावा इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष ऐसे कई सारी बीमारियां या कई सारे आपके स्वास्थ्य के ऊपर इसके परिणाम होते हैं। क्या होते हैं? तो सबसे पहले होता है बिहेवियर, शारीरिक स्वास्थ्य तो हमने देखा, लेकिन दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों, हम जब जिंदगी जीते हैं तो उसे हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सभी अलग अलग तरह के जो स्वास्थ्य है, ये स्वास्थ्य होने के लिए एक अच्छी एक एनवायरनमेंट, एक परिस्थिति होनी चाहिए। और उसमें इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक एक टेम्परेचर की रेंज है जहां हम अच्छी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, अच्छी स्वास्थ्य भरी जिंदगी जी सकते हैं।
और आप देख सकते हैं कि वैसे ही टेम्परेचर में दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां समाये हुए है। लेकिन जब भी ये टेम्परेचर बढ़ता है तब हमारे मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, हम ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, हम ज्यादा इरिटेबल होते हैं। तो सबसे पहले इस गर्मी की वजह से आप डायरेक्टली जाए ना जाए, लेकिन इस पॉपुलेशन में ये जो मानसिक चीज है, ये जो बिहेवियर है लोगों का, ये बहुत बदलता है। वो ज्यादा चिड़चिड़े ऐसे हो जाते हैं। दूसरा है डिसीजेस ट्रांसमिशन। नई नई बीमारियों की शुरुआत हो सकती है। कैसे हो सकती है? इस पर्यावरण में हर जगह एक प्रॉपर संतुलन है, संतुलन है हर जीव जंतु का, हर वनस्पति और प्राणी का। और यह संतुलन प्रकृति काम करती है, और यह संतुलन अचानक से बिगड़ जाता है इस गर्मी के लहर की वजह से। दोस्तों, अभी हमने देखा कि रिसेंटली जितने भी ज्यादा बीमारियां हैं वो मैक्सिमम वायरल बीमारी है। और वो मैक्सिमम वो बीमारियां है कि जो सिर्फ इसलिए तैयार हुई है कि हमने इस प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगाड़ के रख दिया है। चाहे वो कोरोना हो, बर्ड फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, ये सभी जो वायरसेस है वो वायरसेस किसी ना किसी के, उनका एक घर था और वो अपने घर में खुश थे। लेकिन हमने ये जो संतुलन बिगाड़ा वो अपना घर छोड़ के हमारे घर में, यानी हमारे बदन बदन में आए। सेम वैसे होता है जब अपनी ये हीट लहर, हीट वेव, गर्मी की लहर आती है और ये पूरा संतुलन जब बिगाड़ के रखती है तो कई सारे ऐसे वायरसेस, कई सारे ऐसी बीमारियां शुरुआत हो सकती है और इसका असर सब पे हो सकता है। दूसरा, इस हीट वेव की वजह से, इस गर्मी की लहर की वजह से एयर क्वालिटी भी अफेक्ट होती है। हमारा जो हवा का प्रदूषण है वो बढ़ता है, और उस हवा का प्रदूषण बढ़ने की वजह से कई सारे ऐसी बीमारियां हवा की वजह से भी लोगों को हो सकती है। इस हीट वेव की वजह से हेल्थ सर्विसेज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और नॉर्मली फिर जिन्हें बीमारियां रेगुलर होती है उन्हें भी कभी कभी हम अच्छी तरह से सर्विसेज नहीं दे पाते। तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कई सारे स्वास्थ्य रिलेटेड दुष्परिणाम या परिणाम इस गर्मी की लहर की वजह से होते हैं। अभी इस गर्मी की लहर की वजह से स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर होगा? तो हमारे देश में एक इंडिकेटर है जिसे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडिकेटर ऐसे कहते हैं। अब ये इंडिकेटर क्या दर्शाता है कि ये दर्शाता है कि कोई भी क्लाइमेट रिलेटेड, कोई भी हवामान रिलेटेड अगर कोई भी घटना हो तो उसका क्या असर होता है। अभी ये असर जो होता है वो अलग अलग क्षेत्रों में ये इंडिकेटर बताता है। सबसे पहले बताता है कि सोशियो इकोनॉमिक, यानी सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में क्या असर होता है। ये इंडिकेटर बताता है कि बाढ़ आई या गर्मी की लहर आई तो गर्मी की लहर की वजह से ऐसी ऐसी रचना होने वाली, बिजनेस पे असर होंगे, समाज पे असर होंगे। दूसरा होता है बायोफिजिकल, यानी गर्मी की लहर की वजह से पर्यावरण संतुलन, पेड़, जानवर, उनके ऊपर क्या असर होंगे, वह सब दर्शाता है। तीसरा दर्शाता है इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इसके क्या असर होंगे गर्मी की लहर के, ये भी इस इंडिकेटर में आता है। चौथा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इस गर्मी की लहर की वजह से हमारे जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर क्या असर होता है, ये भी ये इंडिकेटर सीबीआई बताता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इंडिकेटर में हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर नहीं, यानी इस गर्मी की लहर की वजह से एक्चुअली कितनी मॉर्बिडिटी, कितनी बीमारियां बढ़ती है या कितनी मॉर्टेलिटी, कितनी मृत्यु दर बढ़ते है, ये इसमें नहीं है। दोस्तों, इस गर्मी की लहर का असर हमारे सामाजिक, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके ऊपर भी होता है। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, एसडीजी क्या है? तो पूरी दुनिया में जितने सारे देश है उनके एक संगठन है, वो है यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो सस्टेनेबल वे में उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो, इसके लिए 17 गोल्स या 17 लक्ष्य निर्धारित किए। और ये 17 लक्ष्य उन्होंने 2015 से लेकर 2030, इस 15 साल के पीरियड के लिए किए। अभी ये 17 लक्ष्य हर देश के लिए भी जरूरी है, उतने ही जरूरी है। दारिद्र्य निर्मूलन हो या पढ़ाई हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सब कुछ सभी देश के लिए इंपॉर्टेंट। और सभी देश ये काम करें, सभी देश इस लक्ष्य के ऊपर काम करें, इसे यूनाइटेड नेशन ने हर हर देश को भी वो जिम्मेदारी दी है। और वहां की जो प्रमुख संस्था है उसको जिम्मेदारी है, नोडल ऑफिसर या नोडल संस्था ऐसा करके करार दिया है। तो अभी इस गर्मी के लहर का असर हमारे देश में ये जो 17 लक्ष्य है जो हमें अचीव करने हैं उसके ऊपर भी हो रहा है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है कि उन्होंने ये कहा है कि पिछले 10 सालों में
पिछले 10 सालों में भारत ने जो भी ये 17 डेवलपमेंट गोल्स है, 17, इस 17 डेवलपमेंट गोल्स या 17 जो लक्ष्य हमने दुनिया के लिए रखे हैं, भारत के लिए रखे हैं, और जिसकी नोडल संस्था है नीति आयोग, ये पिछले 10 सालों से जो अचीवमेंट करनी थी, वो अचीवमेंट कहीं ना कहीं थोड़ी सी अफेक्ट हुई है इस गर्मी की लहर की वजह से। तो सिर्फ गर्मी की लहर का असर हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर क्या है, इसके लिए उन्होंने रिपोर्ट जारी की। और उन्होंने ये कहा है कि 17 में से 11 गोल्स है, 11 ऐसे लक्ष्य है कि जो अफेक्ट होते हैं। यानी ये 17 लक्ष्य में अगर आप देखोगे तो दारिद्र्य निर्मूलन है, भूख भूखमरी को हटाओ, भूख को हटाओ, वो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पानी पानी को बचाना है, या लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन अर्थ, ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट लक्ष्य हैं। और 17 में से 11 अफेक्ट होती है जब आपके देश में ये गर्मी की लहर आती है। और उन्होंने ये लिखा है कि भारत इस गर्मी, इस लक्ष्य की ओर अगर अच्छा काम करता था, अगर इसमें ये हीट वेव या गर्मी की लहर नहीं होती। पिछले 10 सालों में इस गर्मी की लहर की वजह से भारत के 11 ऐसी चीजों के ऊपर असर हो रहा है, और जो उन्नति करनी चाहिए थी, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते वो हमने नहीं किया। उसका प्रमुख कारण है गर्मी की लहर। और दोस्तों, ये सही है, इसका कारण यह है कि गर्मी की लहर का डायरेक्टली असर होता है हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर। अभी देखिए हमारी आर्थिक सामाजिक, और मैं अगर सिर्फ आर्थिक बात करूं तो आर्थिक में अभी भी हमारी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर मैं सामाजिक बात करूं तो हमारे यहाँ 60% लोग आज भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है इस एग्रीकल्चर के ऊपर, खेती के ऊपर। तो जब भी खेती के ऊपर असर होता है तो पूरा असर वो 60% लोग और हमारी इकोनॉमी पे होता है। अभी देखिए इस गर्मी की लहर की वजह से कितना सारा इवोपोरेशन होता है, पानी हवा में जा रहा है, तो बहुत कम पानी बचता है हमारी इस खेती के लिए। दूसरी बात, ये जो हमारी मिट्टी है, ये मिट्टी भी बहुत शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से वो फसल देने में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती। और जिस तरह से इस गर्मी की वजह से हमें बीमारियां होती है, वैसे सेम वो संतुलन बिगड़ने की वजह से इस एग्रीकल्चर के ऊपर, इस फसलों के ऊपर नई नई बीमारियां, पेस्ट डिसीज ऐसी शुरुआत होती है। और इसका डायरेक्टली असर होता है हमारे आउटपुट के ऊपर, हमारे फसल के आउटपुट के ऊपर। जो भी 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ता है तो अलग अलग जो फसल है उसमें 3% से लेकर 7% इतना आउटपुट कम होता है। और ये पूरी लिस्ट है। तो सोचिए अगर गर्मी की लहर में 4.5 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो कितना बड़ा इफेक्ट हमारे उत्पादन पे इसका होता है। दूसरा, एल नीनो। दोस्तों, एल नीनो एक इफेक्ट है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो अदरवाइज नॉर्मल है, वो चलती रहती है। लेकिन एल नीनो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है कि जो पैसिफिक समुद्र में वो पानी की उष्णता या पानी बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से वो बढ़ता है। जब भी पैसिफिक समुद्र में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती है, उसका टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, तब एल नीनो प्रवाह, करंट की शुरुआत होती है। ये करंट जितना स्ट्रांग होता है उतना हमारा जो मानसून, जो हमारी हवाएं हैं, वो वीक होती है। अभी हमारे देश में जो पूरी बारिश आती है वो इस मानसून की वजह से है। और उसका उसका एक टाइम है, उसका एक तरीका है, जिस तरह से तैयार होते हैं मानसून, मानसून के एयर, और वो हमें बारिश देते हैं। लेकिन जब एल नीनो स्ट्रांग होता है तब हमारे मानसून के ये जो क्लाउड्स है वो इतने अच्छी तरह से तैयार नहीं होते और हमारी बारिश के ऊपर उसका असर होता है। तो जब भी गर्मी बढ़ती है तब एल नीनो इफेक्ट भी बढ़ता है। और दोस्तों, इन दोनों का असर होता है फिर हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर। अगर गर्मी की लहर बढ़ रही है, एल नीनो जैसे इफेक्ट हो रहा है, तो हमारा जो उत्पादन होना चाहिए वो उतना नहीं कर पाते। और आज हमारा देश है जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन चुका है, तो बहुत जरूरी है कि हम इस अनाज का अच्छी तरह से उपयोग करें, अच्छी तरह से आउटपुट ले, और कहीं ना कहीं गर्मी की लहर इसके ऊपर प्रभाव डालती है। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। अभी जब भी गर्मी बढ़ती है तो हम बहुत ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं। आज भारत ऐसा देश बन चुका है कि जहां टायर 2, टायर 3 ऐसे जो शहर हैं, वहां इस शहरों में, इस सिटीज में बहुत ज्यादा एसी की डिमांड, कूलर की डिमांड बढ़ चुकी है। और जब ज्यादा गर्मी होती है, जब ज्यादा एसी, ज्यादा कूलर हम लगाते हैं, ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं, और अभी भी मैक्सिमम बिजली जो आज हमारे देश में बनती है वो कोयले से ही बनती है। तो अल्टीमेटली वो वहां से वो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है। और जो
एनर्जी सिक्योरिटी है हमारी, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी एनर्जी की डिमांड है वो बाहर से एनर्जी लेके पूरा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर भी, उसके ऊपर भी असर होता है। दूसरा है वाटर सिक्योरिटी। अभी हमारे जो पानी की जरूरत है, अभी आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो इस महीने में जहां जहां जलाशय है, तालाब, नदी, डैम्स, आप देखेंगे कि वहां जो पानी जितना होना चाहिए वो बहुत कम है। पिछले साल से आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत कम है। तो इस गर्मी की लहर का असर डायरेक्टली इस पानी के ऊपर होता है, इवापोरेशन बहुत ज्यादा होता है। और दोस्तों, इन सभी चीजों की वजह से फिर एक बहुत बड़ा सामाजिक विषय या बहुत बहुत सामाजिक परिणाम हमारे समाज में होता है, और वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन, स्थलांतर, यानी लोग फिर अपना गांव छोड़ के किसी बड़े गांव में जाते हैं, लोग अपना गांव छोड़ के शहर में जाते हैं। और फिर वो बच्चे अपनी पूरी फैमिली के साथ जब जाते हैं तो बच्चों की शिक्षा हो, उनका स्वास्थ्य हो, और वहां जाके फिर झोपड़पट्टी में क्या परिस्थिति होती है, हम सब कुछ हमारे सामने। तो माइग्रेशन एक बहुत बड़ा सामाजिक विषय है, और जो होता है इस गर्मी की लहर की वजह से। तो गर्मी की लहर हम देख सकते हैं तो कई सारे अलग अलग चीजों के ऊपर अफेक्ट करती है। और दोस्तों, जिस तरह से अभी भारत में ये सब चल रहा है, जिस तरह से हमारे आंखों के सामने नए नए रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं, कई सारे ऐसे इलाके बन रहे हैं भारत में जो दुनिया के सबसे ज्यादा अब तक के समझने जाने वाले जो गर्म इलाके थे उससे भी ज्यादा गर्म हमारे देश में ये क्षेत्र हो रहा है। ये सब वैसे ही हो रहा है जैसे आईपीसीसी के रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक एक पैनल का, एक कमिटी का निर्माण किया है जिसे आईपीसीसी कहते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। दुनिया के हर देश के जो सबसे जाने माने साइंटिस्ट है, जो लोग हैं जो इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर काम करते हैं, तो इस पर्यावरण के ऊपर काम करने वाले सबसे जाने वाले सबसे अच्छे लोग आए हैं एक पैनल में, आए हैं एक कमिटी में जिसे आईपीसीसी कहते हैं। और यह कमिटी फिर सिर्फ इसके ऊपर काम कर रही है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। 1990 में उन्होंने पहला अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया। उसके बाद उन्होंने 2021 में अपना छठवां रिपोर्ट प्रकाशित किया। और जो रिपोर्ट उन्होंने दो भाग में किया। सबसे पहले 2021 में उन्होंने पहला अपना एक भाग प्रकाशित किया छठवें रिपोर्ट का। उसमें कहा कि क्लाइमेट चेंज की कारण क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, सब कारण उन्होंने पहले भाग में रखे। और 2022 में उन्होंने दूसरा भाग दुनिया के सामने रखा। और वो भाग किसके लिए वजह से था कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है अभी, उसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका असर किस पे होगा। और उन्होंने लिखा है कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला देश है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, सबसे बड़ी इकोनॉमी जो इससे अफेक्ट होगी वो होगी भारत। उन्होंने साफ साफ लिखा है, और वही सब आज हमारे सामने हम देख रहे हैं। 2022 में ये रिपोर्ट उन्होंने प्रकाशित किया था, और आज 2024 में हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा परिणाम आज हमारे देश के ऊपर। और दोस्तों, फिर इसमें क्या सोल्यूशन है बताइए? सोल्यूशन क्या है इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर? आज इस क्लाइमेट चेंज को लेके बच्चों को भी इतना पढ़ाया जाता है कि कोई भी स्कूल का बच्चा भी बताएंगे हम कि इस क्लाइमेट चेंज का कारण है ये फोसिल फ्यूल, और उसको रिप्लेस करना होगा स्वच्छ ईंधन के साथ, कार्बन न्यूट्रल, कार्बन निगेटिव, ये सब आज बच्चे भी जानते हैं। सोल्यूशन क्या है तो थियोरेटिकली सब जानते हैं कि थियोरेटिकली ये सब करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल को बंद करके बायोफ्यूल्स लानी चाहिए। ये सोल्यूशन सब पढ़ रहे हैं, सबको पता है, लेकिन कौन कर रहा है आज की तारीख? मुझे बताइए, कौन कर रहा है? कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअली इस सोल्यूशन के ऊपर काम कर रही है? मुझे बताइए। क्या जरूरत है एमसीएल को, इतने बड़े इतने स्टार्टअप्स, आज एमसीएल के अंडर 553 आरओसी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स जो इसके लिए काम कर रहे हैं। 34 लाख किसान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या जरूरत है एमसीएल को इतना बड़ा सब कुछ करने की? अगर बिजनेस की बात करें तो एक दो प्रोजेक्ट लगाओ, वो प्रोजेक्ट लगाने के बाद फिर फंडिंग लेके आओ। आपको प्रमोटर को जितने पैसे चाहिए, हमें अच्छी जिंदगी जीने के लिए जितने पैसे चाहिए ना, वो एक फंडिंग में आराम से उतने पैसे आते हैं। उतने पैसे आते हैं, बाद में बिजनेस चलता रहता है, और हमें जो अच्छे घर और बाकी चीजों के लिए जितने पैसे लगते हैं ना, उतने पैसे तो आराम से पहले ही फंडिंग में मिल जाते हैं। बाकी के सब जो पैसे बैंक में सिर्फ पड़े हुए रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब सब सब लोग, दुनिया में जितने भी स्टार्टअप ऐसा ही बिजनेस करते, एक प्रोजेक्ट लगाते हैं, दो प्रोजेक्ट लगाते हैं, 5 प्रोजेक्ट लगाते हैं, और बाद में धीरे 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 वो काम अपना करते हैं।
क्या जरूरत है एमसीएल को इतने सारे स्टार्टअप्स, इतने सारे किसान, इतना सब, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी संस्था का निर्माण करने का? क्योंकि सोच ही नहीं ना, वैसे सोच नहीं हमें, वो बिजनेस करने की सोच से हमने शुरुआत ही नहीं की। हमारा मकसद कभी नहीं था कि बिजनेस करे और पैसे कमाए खुद के लिए। हम हमेशा हम जानते थे कि ऐसा होने वाला है। हम जानते थे कि ऐसा ऐसे दिन आने वाले हैं, आने वाले दिनों में। और ये ऐसे इसको रोकने के लिए अगर उस तरीके से काम करना होगा, इसको रोकने के लिए वो सॉल्यूशन दुनिया के सामने रखना होगा, और वो सॉल्यूशन उस स्केल में रखना होगा और बताना पड़ेगा कि ये सही रास्ता है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये करते करते बहुत सारी चैलेंजेस अभी हम फेस कर रहे हैं। ये करते करते इस सोच की वजह से, इस विचार की वजह से बहुत सारे संकट या चैलेंजेस हमारे सामने। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे इन चैलेंजेस को भी, आगे जाएंगे, क्योंकि मकसद बहुत जरूरी है। मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब निकल जाए। बहुत जल्द हम इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग लेके आएंगे, और ये सभी जो सोल्यूशन है, ये दुनिया को बचाने वाला, बचाने वाला है। हम लोग कल नहीं कहते कि हम लोग बहुत बड़े हैं, लेकिन हम जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे इस पर्यावरण को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, ये बहुत जरूरी है। ये जरूर है कि करना पड़ेगा। और हम अभी इस फंडिंग की वजह से ये सोल्यूशन पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। जिस लक्ष्य के लिए हमने शुरुआत की है, उस लक्ष्य को हम साबित करते रहेंगे, और बहुत जल्दी एक काम होगा। बहुत जल्दी हम दुनिया के सामने ये सभी प्रोजेक्ट्स तैयार करके बताएंगे कि यही तरीका है इस क्लाइमेट चेंज को रोकने का। और इस पूरे प्रोसेस में फिर से हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगी, और इस पूरे प्रोसेस में हमारा देश फिर से दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम, वातावरण में जो उष्णता बढ़ रही है उसके परिणाम आज किसी देश के नहीं तो हमारे घर घर तक पहुंच गए। आज देश के इलेक्शन से टेम्परेचर से ज्यादा आप अगर देख रहे